मिनिमम सम ऑफ वैल्यूज बाय डिवाइडिंग एरे। इस प्रॉब्लम में हमें दो एरे दिए हुए हैं, नम्स और एंड वैल्यूज। साथ में हमें यह दिया हुआ है एक एरे की वैल्यू की डेफिनेशन दी हुई है। जो भी एरे लेंगे उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उस एरे की वैल्यू होगी। हमें करना क्या है, जो हमारा नम्स एरे है उसको m, जो हमारे एंड वैल्यूज की लेंथ थी, इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इतने सब एरेज में डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना है कि जो हमारा सब एरे बने, जैसे मान लो ये हमारा एरे है, इसमें हमने यहाँ पर पार्टीशन डाल दिया, तो हमारे 3 सब एरे बनेंगे। हमें कितने बनाने हैं, m, जितने भी एंड वैल्यूज की लेंथ होगी उतना हमें सब एरे बनाने हैं। तो हमारे ये मान लेते हैं 3 सब एरे बने। तो जो इस सब एरे की एंड वैल्यू होगी, जो इस सब एरे की एंड वैल्यू होगी, जो इस सब एरे की एंड वैल्यू होगी, वो कोरोस्पोंडिंग इस एंड वैल्यूज एरे के साथ मैच होनी चाहिए। फर्स्ट सब एरे की फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड वाले की सेकंड पोजीशन पर, थर्ड वाले की थर्ड पोजीशन पर। और ये एंड वैल्यू क्या है, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं उनका आपस में बिटवाइज एंड। हमें नम्स को m डिस्जॉइंट कंटिग्यूअस सब एरेज में डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है, इस तरह से कि जो भी उन सब एरेज की एंड वैल्यू आए वो जो हमें एंड वैल्यूज दिया है उससे मैच करे। साथ में हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ m सब एरेज। यानी कि अगर हमारे मल्टीपल पार्टीशन पॉसिबल हो, जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू 3 आ रही हो और इसको यहाँ के बजाय यहाँ पार्टीशन करने पर भी वैल्यू 3 आ रही हो, और इस तरह से हमारे पास मल्टीपल चॉइस है पार्टीशन की, तो हमें वो वाला पार्टीशन कंसिडर करना है जब इन सब की हम वैल्यू ले वो हमारी मिनिमम हो। और अगर हमारा इस नम्स एरे को m सब एरे में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें एरे ये दिया हुआ है एंड वैल्यू 075, यानी कि हमें इस नम्स एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब डिवीजन करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल वेज है, जैसे हम यहाँ पर पार्टीशन कर दें, यहाँ पर पार्टीशन कर दें, तो इससे क्या होगा, 235 इसकी एंड वैल्यू 0 आ जाएगी, 777 इसकी 7 आ जाएगी, 5 की 5 आ जाएगी। हमारी वैल्यूज मैच कर रही है तो ये एक वैलिड पार्टीशन है। इसमें हमारी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट 575, इनका सम 79। दूसरा हमारे पास तरीका क्या था, 2357 एक में रख ले, 77 एक में, 5 एक में, इसमें भी हमारी 0, 7 और 5 आएगी एंड वैल्यूज। इसमें हमारे सब एरे की वैल्यूज का सम क्या आएगा, 7 + 7 + 5 19। एक तरीका क्या है हमारे पास, ये है, और इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है 19। तो हमें मिनिमम किसमें मिल रहा है, इस वाले में। तो हमें इस तरह से पार्टीशन करना है और जो मिनिमम हम अचीव कर पा रहे हैं वो हमें रिटर्न करना है। तो बेसिकली एक एरे को हमें पार्टीशंस में डिवाइड करना है, और क्योंकि हमारे पास पार्टीशन के मल्टीपल ऑप्शन है तो हमें वो वाला ऑप्शन चुनना है जिससे कि हमारा आंसर मिनिमाइज हो सके। और पार्टीशन करने के लिए इन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट दिए हैं कि एक तो आप जो एंड वैल्यू का साइज है यानी कि 3, इस केस में 3, इतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, प्लस जो आपके सब एरेज बने उनकी एंड वैल्यूज इनसे मैच करनी चाहिए, तभी आप पार्टीशन कर सकते हो। रैंडमली कहीं पर भी आप पार्टीशन नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हो और उसमें से वो वाला पार्टीशन चुन सकते हो जिससे आपका आंसर मिनिमम आ रहा हो। इस टाइप की प्रॉब्लम जहां पर हमें एक एरे को मल्टीपल पार्ट्स में पार्टीशन करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे पार्टीशन ट्राई करें। मैं यहाँ पर पार्टीशन करने का ट्राई करूँ, यहाँ पर करूँ, यहाँ पर करूँ, मैं हर एक पोजीशन पर पार्टीशन करने का ट्राई करूँ, और पार्टीशन करते हुए मैं अपने कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रख लूँ कि भाई एक तो मेरी एंड वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक मेरे नंबर ऑफ पार्टीशन ओवरशूट नहीं कर जाने चाहिए, जितने चाहिए उतने ही होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो हम सारे के सारे पार्टीशंस को ट्राई करेंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं, रिकर्शन के थ्रू, कि एक पॉइंट है यहाँ पर हम पार्टीशन करें ना करें, जो हमारी पिक नॉट पिक अप्रोच होती है उसी टाइप से इस पॉइंट पर मैं पार्टीशन करूं या फिर ना करूं। तो सिंपली हम रिकर्शन के थ्रू हमारे सारे पार्टीशंस को ट्राई कर सकते हैं। साथ में पार्टीशन करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम पार्टीशन करें। और लास्ट में चेक कर ले, जब हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाए, एक तो हमारे जितने पार्टीशन चाहिए उतने बने और वो सबकी एंड वैल्यू कोरोस्पोंडिंग एंड वैल्यू से मैच कर रही हो। तो इस तरह से हम एक सिंपल रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं हमारी पिक नोट पिक अप्रोच का। हमें एक नम्स एरे दिया था, एक एंड वैल्यूज दी थी, हमारे कंस्ट्रेंट क्या थे, हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हम किस पर काम करते हैं, इंडेक्स पर काम करते हैं। तो एक तो हम इंडेक्स भेज देंगे, फिर अब तक जो हमारा सब एरे चल रहा है
उसके एंड वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। अगर हम वहां पर पार्टीशन करेंगे तो हमारी एंड वैल्यू से मैच करना चाहिए। तो हमें एक एंड वैल्यू, अब तक जो हमारा सब एरिया है उसके एलिमेंट्स का एंड वैल्यू क्या आ रहा है वो मेंटेन करके चलना है। थर्ड हमें क्या मेंटेन करके चलना है कि अब तक हमारे कितने पार्टीशन हो चुके हैं, क्योंकि हम पार्टीशन को भी एक्सीड नहीं कर सकते ना ही कम कर सकते। तो हमें एक पार्टीशन काउंट भी मेंटेन करके चलना है। तो ये तीन चीजें हमें मेंटेन करके चलनी है। उसके अलावा हमारा नम्स और एंड वैल्यूज ये हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। इंडेक्स हम फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि हमने ये जीरोथ एलिमेंट, यहाँ पर जो जीरोथ एलिमेंट है इसको हमने करंट सब एरे का पार्ट बना दिया है। फिर जब हम नेक्स्ट फर्स्ट पर देखेंगे तो हमारे पास क्या चॉइस रहेगी कि हम इससे पहले जीरो के बाद जो लास्ट सब एरे था वहीं पर इसको क्लोज कर दे, या फिर इस वन को भी उसमें इंक्लूड कर ले। ये दो चॉइसेस हमारे पास रहेंगी। इसलिए हमने क्या किया, हमारा जीरोथ एलिमेंट को मान लिया। तो अभी करंट सब एरे की हमारी एंड वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ जीरो। हमने इंडेक्स 1 पास किया, हमारे करंट सब एरे की एंड वैल्यू क्या पास की, नम्स ऑफ जीरो। अभी पार्टीशन हमने किया नहीं है, पार्टीशन काउंट 0 कर दिया। जब हम रिकर्सिव फंक्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या हम इससे पहले यहाँ पर पार्टीशन कर दे या फिर ना करें। रिकर्शन में सबसे पहले हमारे बेस केसेस होंगे, फिर हमारी सारी पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पर पार्टीशन करें या ना करें। तो पहले हम दोनों पॉसिबिलिटी पार्टीशन करें या ना करें उनको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारे बेस केसेस क्या होंगे। हमें देखना है कि इस इंडेक्स से पहले हम जीरो था भी हमारे सब एरे में था, हम यहाँ पर है, हमें यहाँ पर पार्टीशन करना है या नहीं करना। ना करने वाले केस में तो सिंपली हमें क्या करना है, इस इंडेक्स को एक आगे बढ़ जाना है, इंडेक्स को एक आगे बढ़ जाना है, जो इस एलिमेंट की वैल्यू थी उसकी एंड ले लेना है अब तक की एंड वैल्यू से। ये वैल्यू अपडेट कर देनी है। अभी पार्टीशन हमने किया नहीं तो जितने पार्टीशन पहले थे वही एज इट इज पास कर देना है। तो यहाँ पर पार्टीशन ना करने वाला केस तो सिंपल है, सिंपली हमें नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर जाना है और अपने वेरिएबल्स को अपडेट कर देना है। पार्टीशन के केस में हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पर पार्टीशन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे कॉन्स्टेंट क्या थे कि जो हमारी एंड वैल्यू है, जो भी हमारा करंट सब एरे चल रहा है इसकी एंड वैल्यू है, ये हमारे एरे में जो वैल्यू दी है उससे मैच करनी चाहिए। अगर कर रही है तो अगेन हमारे पास दो चॉइसेस है, हम यहाँ पर करें या फिर ना करें। ना करेगा केस तो अगेन सेम, हमें नेक्स्ट इंडेक्स पर जाना है, इसे अपनी एंड वैल्यू में ले लेना है, पार्टीशन काउंट सेम रह जाएगा और आगे रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। पार्टीशन के केस में क्या होगा, हमारा यहाँ से एक न्यू पार्टीशन शुरू हो जाएगा, न्यू सब एरे शुरू हो जाएगा। तो लास्ट में हमने जहां जहां पर पार्टीशन किए हमें उस पूरे सब एरे की एक वैल्यू भी चाहिए, और सब एरे की वैल्यू क्या थी, जो भी उसका लास्ट एलिमेंट था। तो हमने यहाँ पर पार्टीशन कर दिया तो इस वाले सब एरे की वैल्यू क्या हो गई, उसका लास्ट एलिमेंट। ये हम स्टोर कर लेंगे और इसके बाद आगे से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इसमें ऐड कर देंगे कि यहाँ पर पार्टीशन करने से हमारे पूरे एरे की वैल्यू ये बन रही है। और पार्टीशन कर देंगे तो क्या होगा, इंडेक्स तो हम एक आगे चले जाएंगे। फिर जो ये हमारा इंडेक्स था ये हमारी एंड वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में रिकर्सिव कॉल के टाइम पर किया था कि ये जो एलिमेंट है अभी हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है और एंड वैल्यू यही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट इंडेक्स पर जाना है हमें और पार्टीशन काउंट, अब हमने यहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया है तो हमारा पार्टीशन काउंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारे वेरिएबल्स को अपडेट कर देंगे और रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। नो पार्टीशन के केस में तो क्या किया, सीधा आगे बढ़ गए, अपने वेरिएबल को अपडेट किया। पार्टीशन के केस में क्या हुआ, हमारा पार्टीशन काउंट 1 से बढ़ गया, हमारा न्यू सब एरे शुरू हो गया और हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले गए। लेकिन साथ में हमें पूरे एरे की वैल्यू भी मेंटेन करनी है, उसी को तो हमें मिनिमाइज करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए जहां पर हमने पार्टीशन किया उस सब एरे की जो वैल्यू क्या होगी, लास्ट एलिमेंट, उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये वैल्यू प्लस जो आगे के रिकर्शन से हमें वैल्यू मिलेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। लास्ट में हम दोनों का मिनिमम ले लेंगे, पार्टीशन करने से और नो पार्टीशन करने से जो भी मिनिमम आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। अब बात आती है कि हम इस रिकर्शन को टर्मिनेट कैसे करें बेस केसेस की। सबसे पहला बेस केस तो क्या है, हमारा पार्टीशन काउंट ओवरशूट नहीं कर सकता। अगर हमने ज्यादा पार्टीशन कर दिए तो वहीं से रिटर्न मार जाओ, हम ओवरशूट कर गए हैं। और क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मिनिमम की है तो इसलिए इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, एक लार्ज वैल्यू, ताकि ये ऑटोमेटिकली आंसर में कंसीडर ना हो। सेकंड बेस केस हमारा क्या होगा कि हमने एरे के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिया है, हमारा इंडेक्स ओवरशूट मार गया है, हमारा पूरा एरे खत्म हो गया है। इस केस में हमें क्या चेक करना है कि क्या हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन मीट हुई है या नहीं हुई। जो हमारा लास्ट सब एरे है उसकी वैल्यू हमारे एंड वैल्यू से इस सब एरे से मैच खा रही है या नहीं खा रही। सेकंड, हमारे पार्टीशन काउंट, क्योंकि अब लास्ट में हम एक पार्टीशन करेंगे तो हमारा पार्टीशन काउंट +1 हमारे ओवरऑल पार्टीशन जितना इसका साइज था एंड वैल्यू का साइज
जितने पार्टीशन हम कर सकते थे उसके इक्वल है या नहीं है। अगर है तो यानी कि हमने एक वैलिड पार्टीशन किया है, लास्ट वाले सब एरे की वैल्यू को रिटर्न कर दो, जो क्या होगा लास्ट एलिमेंट। अदरवाइज ये वैलिड पार्टीशन नहीं है तो हमें क्या करना है, एक लार्ज वैल्यू रिटर्न कर देनी है, ताकि ये वाला पाथ हमारे आंसर में कंसीडर ना हो। मिनिमम की प्रॉब्लम है तो एक लार्ज वैल्यू, मैक्सिमम की होती तो एक मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हमारा रिकर्शन का ओवरऑल कोड रहेगा। हमने सिंपली हमारी पिक नोट पिक काइंड ऑफ अप्रोच लगाई है, और इस अप्रोच में हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आती है, हर इंडेक्स पर हमारे पास दो चॉइसेस होती है, एन इंडेक्स होते हैं 2⁻n, जो कि काफी ज्यादा हो जाती है। इसको हम बेटर कैसे करें, डीपी लगाकर। पिक नोट पिक में हमें पता है कि हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होती ही होती है, तो जो जो हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स हो उनकी स्टेट को हम मेमोराइज कर ले। हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है, इंडेक्स, वैल्यू और पार्टीशन काउंट। अब इंडेक्स हमें पता है कि एक फिक्स वैल्यू है, कितनी होगी। पार्टीशन काउंट भी हम मान के चल सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम 10 होंगे। लेकिन ये वाला पार्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनकी एंड वैल्यू। ये हमें नहीं पता कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। मैक्सिमम एलिमेंट हमें 10⁻5 दिया है, तो यानी कि मैक्सिमम 10⁻5 हो सकता है। इंडेक्स भी हमारा 10⁻5 हो सकता है। तो इस साइज का तो हम एरे ले नहीं सकते, 10⁻5 इंटू 10⁻5 इंटू 10, इस साइज का तो हम एरे ले नहीं सकते। पर हमें पता है कि एक्चुअल में ये वैल्यू काफी कम होगी, ये 10⁻5 नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में इनका काउंट काफी कम होगा। यूनिक एंड वैल्यूज हमारे एरे में काफी कम होंगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करें, हम एक फिक्स एरे लेने की बजाय सेम चीज को अनऑर्डर्ड मैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3D वेक्टर लेते हैं इस टाइप से, जिसमें हमारे ये वैल्यूज फिक्स हो जाती है। इसकी बजाय हम 3D मैप ले लें, अनऑर्डर्ड मैप ले लें, तो भी हम सेम काम कर सकते हैं। उसमें हमें साइज देने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली जो जो वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे वो हमारे मैप में ऐड होती जाएगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक 3D डीपी वेक्टर बनाते हैं जो भी हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा साइज काफी बड़ा हो जाएगा तो हम एक फिक्स वेक्टर नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने सेम चीज को अनऑर्डर्ड मैप से रिप्लेस किया है। अनऑर्डर्ड मैप की कोमा वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट डायमेंशन, इसके अंदर ये हमारी सेकंड डायमेंशन, इसके अंदर ये हमारी थर्ड डायमेंशन, और फिर जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है उसके लिए ये वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी ये 3 कीज हो गई और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो गई। इस तरह से अनऑर्डर्ड मैप का सिंटैक्स रहेगा। फिर हम इस अनऑर्डर्ड मैप को अपने वेक्टर में पास कर देंगे। हमारे बेस केसेस को चेक करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमने इस स्टेट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है या नहीं कर लिया। सिंपल नोटेशन हमारी कैसे रहती थी, डीपी ऑफ वेक्टर 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 3D वेक्टर इस टाइप से रहती थी कि ये -1 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, यहीं से रिटर्न मार दो। लेकिन हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि जिन वेरिएबल्स पर हम अभी हैं वो हमारे अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है यानी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नहीं प्रेजेंट है तो कैलकुलेट नहीं की। इस तरह से करना पड़ेगा। तो अनऑर्डर्ड मैप में सर्च कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पहला इंडेक्स को सर्च कर रहे हैं। अगर ये डीपी वेक्टर में प्रेजेंट है, हमारे अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है, तो ही हमें आगे बढ़ना है। हमें सेकंड पैरामीटर वैल्यू को सर्च करना है। अगर ये प्रेजेंट है तो ही हमें थर्ड पैरामीटर पार्टीशन को सर्च करना है। अगर तीनों ही प्रेजेंट है तो यानी कि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डायरेक्टली हमारी वेक्टर नोटेशन का यूज करके वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम इस वेक्टर नोटेशन का यूज नहीं कर सकते, हमें अनऑर्डर्ड मैप वाली नोटेशन का यूज करना पड़ेगा कि हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। उसके बाद अगेन हम सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करेंगे। बस ध्यान क्या रखेंगे, जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन होंगे उनमें हमारी ये डीपी पास करनी पड़ेगी, और लास्ट में जब भी हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं उससे पहले अपनी स्टेट में इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। इस तरह से इन सिंपल मॉडिफिकेशन के साथ हम हमारी रिकर्सिव स्टेट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। अब इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, जितनी भी हमारी ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। इंडेक्स हमें पता है 10⁻5 यहाँ तक हो सकता है, जो भी हमारे एरे का साइज है उतना, इनटू में वैल्यू। ये हमारा वर्स्ट केस में वैसे तो 10⁻5 हो सकता है, लेकिन ये हमेशा काफी कम आएगी, यूनिक एंड वैल्यूज काफी कम आएगी। तो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिक एंड वैल्यूज जितनी भी आएंगी, इनटू में पार्टीशन काउंट मैक्सिमम 10 हो सकता है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी और यही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस टाइप की थी, स्टैंडर्ड पिक नोट पिक डीपी की। बस इसमें हमें क्या करना था, नॉर्मल वेक्टर की जगह हमें अनऑर्डर्ड मैप से मेमोराइज करना था। थैंक यू गाइस।